गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल के इस यूट्यूब चैनल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों से मुलाकात करता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और रोज इसी टाइम पर हम लोगों की मुलाकात होती है। हम लोग बहुत अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, मैं उन्हें पढ़ता हूं। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास की जो है वो एंडिंग कर देते हैं। ठीक है। अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, हम लोगों ने राज्य सूचना आयोग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे से राज्य सूचना आयोग के ऊपर डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। उससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा, फिर राज्य सूचना आयोग पढ़ा, और अब यहां मैं बता रहा हूं, जैसे आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं नीति आयोग। आज आप लोगों को मुझे पढ़ाना है। आज हम लोग नीति आयोग को एक ही क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही नीति आयोग कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोगों के पास बचेगा क्या, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट में पढ़ने के लिए प्रीलिम्स की क्या बचेगा? तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आयोग बचेगा, वो बचेगा मानव अधिकार आयोग। ठीक है। मानव अधिकार आयोग को भी हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग जैसे ही हम लोगों का कंप्लीट होता है, उसी के साथ हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट को ओके टाटा बाय बाय बोल देंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उस यूनिट को कंप्लीट कर लें। अगर मैंने कंप्लीट करवा दी है तो आप लोगों की भी वो यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए। वर्क आप लोगों का पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इस बात का प्रॉमिस आप लोगों को भी मुझसे करना होगा, ताकि हम लोग फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, फिर किसी एक नई यूनिट के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस 10वीं यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बाकी की बातें अगर हम लोग बाकी की बातों को हम लोग यहीं विराम देते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है नीति आयोग। तो सर क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बताओगे आप कि कैसे नीति आयोग जो है अपने अस्तित्व में आया? तो हम लोगों का यही रहता है, पढ़ने का तरीका तो हम लोगों का हमेशा समान रहता है। कैसा रहता है? तो हम लोगों का पढ़ने का तरीका हमेशा वही रहता है कि हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे पृष्ठभूमि बनी, और जब पृष्ठभूमि बन जाती है तो उसके बाद हम लोगों को देखना होता है कि कितने इसमें सदस्य है, क्या उसकी संरचना है, किनका कार्यकाल कितना होता है, कौन उनको नियुक्त करता है, और वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं। उनको पद से हटाना हो तो कैसे पद से हटाया जा सकता है, क्या उनके कार्य है, क्या उनकी शक्तियां है, और क्या डिफरेंट है अलग आयोग से, उनमें उनका स्वरूप कैसा है। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग हर लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। हर आयोग में लगभग मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने हर आयोग में इन्हीं आयामों पर हम लोगों ने बात करी है। इन्हीं आयामों के तहत हम लोगों ने सारे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करी है और किया भी है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते कि हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। हम लोगों ने लगभग पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी। ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो नीति आयोग है ना। तो नीति आयोग है, वही है कि हम लोगों को पृष्ठभूमि बनानी है। तो सर कैसे बनाओगे आप पृष्ठभूमि? तो हम लोग हर आयोग में लगभग पृष्ठभूमि बनाने के लिए हम लोग आजादी के समय पहुंच जाते हैं कि जब देश आजाद हुआ होगा। ठीक है। तो हम लोग लगभग हर आयोग में कहां पहुंच जाते हैं? हम लोग पहुंच जाते हैं आजादी पे, कि देश आजाद हुआ होगा। अब कब हो गया देश आपका आजाद? कब हो गया? हाँ, तो जब हमारा देश आजाद हुआ होगा, तो सर कब हुआ होगा देश आजाद? तो आप लोगों को भी पता है 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ। और देश आजाद होने के बाद अब देखो, अब देश आजाद तो हो गया, अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले तो गए, लेकिन अब देश के जो देश चलाने वाले जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए थे, या जो संविधान निर्माता, जो समिति के जो सदस्य लोग थे, उन लोगों के सामने क्या क्या चुनौती आई? उन लोगों के सामने इतनी बड़ी चुनौती। अब आप देखिए, आपको अगर एक घर चलाने को दे दूं ना, तो वो भी आप सही से नहीं चला पाओगे, या मैं सही से नहीं चला पाऊंगा। फिर तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए, इतने बड़े देश की जिम्मेदारी उन लोगों के सर पर थी, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना ही था कि कैसे देश चलेगा, कौन इस देश को चलाने के लिए नीतियां बनाएगा, उन नीतियों को क्रियान्वयन पर कौन नजर रखेगा, नीतियां कैसी बनेगी, हमारे गोल कितने होंगे, हमारे गोल कैसे होंगे, 5 साल के गोल होंगे, 10 साल के गोल होंगे, 15 साल के गोल होंगे, या तत्कालीन रूप से 1 साल के छोटे छोटे गोल लेकर हम लोग काम करेंगे। इन सभी चीजों के ऊपर किसी को तो निर्णय लेना होगा ना, किसी को तो डिस्कशन करना ही होगा। तो हाँ, यही चुनौतियां जो थी, यही चुनौतियां इस देश की उस समय की तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, आजादी के बाद संविधान जब लागू हो गया 1950 में, देखो 47 में आजाद तो हो गए,
जो 50 में है, जब देश का संविधान लागू हो गया, तो इसके बाद जब तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उसके सामने यही सबसे बड़ी चुनौतियां थी, यही चुनौती जो थी वो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई। और इसी समस्या के हल के लिए उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग ऐसे एक निकाय का गठन करेंगे जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इस देश के विकास के लिए, इस देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी, वो योजनाएं बनाएगी। ठीक है सर, योजना बना दी। योजना बनाने के बाद उसका मूल्यांकन भी करेगी कि वो योजना कितनी प्रभावी रूप से देश में लागू हो पाई, उसका कितना जो भाग है वो लागू हो पाया, या हम लोगों ने जो गोल डिसाइड किए थे वो गोल हम लोगों ने कितने पूरे किए और कितने हम लोग नहीं कर पाए। इन सब चीजों के मूल्यांकन के लिए किसी न किसी आयोग का गठन करना ही था और गवर्नमेंट ने वही किया। क्या किया गवर्नमेंट ने 15 मार्च, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों को याद ही रखना है दोस्त, ठीक है। 15 मार्च 1950 को एक ऐसे निकाय का गठन कर दिया गया और उस निकाय का नाम क्या दिया गया? उस निकाय को नाम क्या बोलोगे आप? नीति आयोग? बिल्कुल नहीं, नीति आयोग थोड़ी ना, अभी तो हम लोग नीति आयोग की पृष्ठभूमि बना रहे हैं। तो उस निकाय का नाम दिया गया योजना आयोग। योजना आयोग, उस निकाय को क्या नाम दिया गया? योजना आयोग। और ये योजना आयोग जो था वो कैसा था? तो ये योजना आयोग कार्यकारी रूप में इसको बनाया गया था। कार्यकारी रूप में बनाया गया था, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हाँ सर, हम समझ रहे हैं कि कार्यकारी रूप में अगर इसको बनाया गया था तो इसको कार्यपालिक आदेश, मतलब कार्यपालिका ने क्या दिया था? आदेश दिया था, एक आदेश जारी किया और एक ऐसे आयोग का गठन कर दिया गया। किसने आदेश दिया? या तो केंद्र सरकार आप बोल सकते हो, और या तो आप बोल सकते हो कि कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका का आदेश हो गया, कार्यपालिका ने आदेश दिया तो एक निकाय बन गया। और जब कार्यपालिका के आदेश से कोई निकाय बनता है, कार्यपालिका के आदेश से जब कोई निकाय बनता है तो वो निकाय कैसा होता है? वो निकाय होता है कार्यकारी निकाय। वो निकाय कैसा होता है? वो निकाय होता है कार्यकारी निकाय। ये चीज आप लोगों को इस यूनिट का जो पहला लेक्चर था उसमें भी मैं आप लोगों को समझा चुका था। ठीक है, ये चीज आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि आप मना करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो की लिंक भेज दूंगा सीधे सीधे। ठीक है, तो कार्यकारी निकाय क्या, कि जब भी कोई आयोग कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होता है या कार्यपालिका के आदेश के द्वारा अगर किसी आयोग का गठन किया जाता है तो वो आयोग क्या कहलाता है? वो आयोग कहलाता है कार्यकारी निकाय। अब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन तो कर दिया गया। अब क्यों किया गया ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि इस देश के लिए क्या बनानी है? इस देश के लिए योजनाएं बनानी है। अब कैसी योजनाएं बनानी है? तो आप लोगों ने 5 ईयर प्लान्स का नाम सुना ही होगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी स्टडी कर रहे हैं तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। तो वो पंचवर्षीय योजना की जो धारणा आई वो योजना आयोग के ही दिमाग से आई। योजना आयोग ने ही कहा कि भारत देश की अच्छी उन्नति, भारत देश को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए इस देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना होगा। मतलब हमें 5 सालों की योजना बनानी होगी। जैसे आज अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो हमें अगले 5 साल का डिसाइड करना है कि आने वाले 5 सालों में हमारे क्या क्या गोल होंगे। कृषि क्षेत्र में हमारे क्या गोल होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में हमारे क्या गोल होंगे, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे क्या क्या गोल होंगे। इन सभी चीजों के ऊपर योजना आयोग ने कहा कि अब हमें पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है 1950 में योजना आयोग आया और 1951 से इस देश में पंचवर्षीय योजनाएं भी लागू हो गई। लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं इस देश में आई। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन क्या आप लोगों को अभी इतनी चीजें समझ आई? अगर इतनी चीजें समझ आई हो तो हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इस चीज में कोई डाउट है क्या कि कैसे? हाँ, ये इस चीज में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या कि योजना आयोग का सर कैसे गठन हो गया, कैसे योजना आयोग कार्यकारी निकाय है, क्यों सर, कैसे आदेश? इन सब चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग दशकों तक अगर मैं बोलूं आप लोगों को तो 2012-2014 तक योजना आयोग का सेम यही काम रहा। क्या काम रहा? सेम यही काम रहा कि उसने हर वर्ष, हर 5 सालों में योजना आयोग ने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया।
गोल निर्धारित करे, गोल निर्धारित करने के बाद उनका मूल्यांकन किया, उसके बाद हम लोगों को बताया कि इतना लक्ष्य जो है हम लोगों ने पा लिया है, ये लक्ष्य हम लोग नहीं पा पाए, मतलब जो भी सारी चीजें, और उन लक्ष्य की प्राप्तियों के आधार पर योजनाओं को सफल और असफल के 2 भागों में बांट दिया जाता था। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल, दूसरी पंचवर्षीय योजना सफल, तीसरी नहीं सफल, चौथी नहीं सफल। क्यों नहीं सफल, उनके कारण भी आप लोगों को पता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं या वहां पे पढ़ते हैं सारी पंचवर्षीय योजना। तो यहां मैं पंचवर्षीय योजना आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें पढ़ना है नीति आयोग। तो हम योजना आयोग, नीति आयोग की पृष्ठभूमि बनाने के लिए योजना आयोग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लगभग दशकों तक मतलब आप कब तक यार, 50, 55, 60 सालों तक योजना आयोग ने अपना वही काम किया। क्या काम किया? योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, उनका मूल्यांकन करना, हर क्षेत्र के गोल डिसाइड करना, ये सारे काम जो है वो बहुत अच्छे से योजना आयोग ने किया। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता बदली होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो 15 अगस्त 2014 को इस देश के प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री बने देश के, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। ठीक है, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार जब लाल किले से झंडा फहरा रहे थे 15 अगस्त को, तो उस दिन उन्होंने कहा कि अब योजना आयोग को जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। योजना आयोग के जगह पर क्योंकि उन्होंने जो कमियां देखी योजना आयोग में, ठीक है, जो काम योजना आयोग कर रहा था, तो उस काम के अलावा कुछ कमियां थी योजना आयोग में। वो कमियां भी हम लोग देखेंगे कि क्यों योजना आयोग को बदल दिया गया, क्यों योजना आयोग के जगह पे, कैसे योजना आयोग से नीति आयोग जो है वो अलग है, नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, योजना आयोग में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 15 अगस्त 2014 को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोल दिया कि क्या बोला कि अब योजना आयोग में सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग योजना आयोग को जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं और एक नई संस्था के रूप में नीति आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया जाएगा। ये काम कब हुआ? ये काम हुआ 15 अगस्त। हाँ, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। क्या देखोगे? ये डेट आप लोगों को याद रखनी है दोस्त, 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को क्या? योजना आयोग का अंतिम दिन। क्या? योजना आयोग का अंतिम दिन। मतलब सर 15 अगस्त को योजना आयोग खत्म हो गई, मतलब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो क्या यही 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से नीति आयोग का गठन हो गया? तो बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को घोषणा कर दी थी कि योजना आयोग को अब क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद 1 जनवरी 2015, ये डेट याद रखिएगा नीति आयोग के गठन से संबंधित। क्या याद रखोगे? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 2 डेट अभी मैं आप लोगों को याद करने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ। कितनी? 2 का 1 तीन डेट हो गई। कौन सी? एक है 15 मार्च 1950, उसके बाद 15 अगस्त 2014 और उसके बाद 1 जनवरी 2015। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है और यही डेट क्वेश्चन में सीधे सीधे बनकर आती है। क्या पूछा जाएगा कि बताइए नीति आयोग का गठन किस तारीख को हुआ? नीति आयोग का गठन किस तारीख को हुआ? और जब पूछा जाएगा ना, पहला जो ऑप्शन होगा ना वही होगा। क्या होगा? 15 अगस्त 2014, 16 अगस्त 2014, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन भी कुछ और होगा, 31 दिसंबर 2014। और जब ऐसे ऑप्शन आएंगे ना, तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाने में हिल जाओगे, यकीनन हिल जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तो हिल जाओगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हाँ 15 को तो घोषणा करी थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, तब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। क्योंकि यहां तो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बोर्ड पे इतने बड़े बड़े में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2015, साथ में 8-10 स्टार लगे हुए हैं, तो आंखों के सामने चमक रहा है। तो चमक रहा है तो आसान लग रहा है, क्योंकि लिखा तो है, पता है सर, नहीं भूलेंगे। 3 दिन बाद पूछूंगा ना, उसके बाद बताना कि याद है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हो गया गठन। क्या गठन हो गया? यहां तक हो गया गठन। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है। यहां पर क्या बन गया? 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया? नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन, आयोग का गठन। यहां तक की बातें क्या आप लोगों को क्लियर है? अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो आगे की क्लास हम लोग तुरंत आगे बढ़ाएंगे, बिना किसी विराम के, बिना किसी रेस्ट के।
ठीक है। बना दिए सर पृष्ठभूमि आप, मतलब अब वही सारी चीजें चालू हो जाएगी, कितने सदस्य क्या चीजें, तो बिल्कुल पृष्ठभूमि बन गई, सारी चीजें हो गई। अब हम लोगों को देखना है कि क्या क्या है नीति आयोग में, क्या क्या चीजें हैं। तो बात वही है कि क्या है, ये डेट मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला है, 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन। और योजना आयोग का जब गठन हुआ तो बाकी सारी चीजें आप पता ही है, ये सारी चीजें समझाऊंगा अभी, टॉप बॉटम अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। हाँ, दशकों तक सब कुछ काम किया। पृष्ठभूमि वही, क्या हुआ, 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, और 1 जनवरी को कार्यपालिक आदेश के द्वारा, कौन से आदेश, मंत्रिमंडल के कार्यपालिक मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा कार्यकारी निकाय के रूप में, क्योंकि योजना आयोग भी कार्यकारी था तो नीति आयोग को भी कार्यपालिक आदेश के द्वारा क्या बनाया गया, कार्यपालिक आदेश के द्वारा बनाया गया, कार्यकारी निकाय बनाया गया। ये चीज जो डिब्बे बने हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बाकी तो चीजें चलती रहती है। काले पे काला कैसा चलेगा, वाइट चलाएंगे, ठीक है। तो कार्यकारी निकाय के रूप में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ये है इंपॉर्टेंट, जिन पे स्टार लग रहा है, जो डेट है, ठीक है। कैसा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइडों में जो इंपॉर्टेंट है उन पर स्टार लग चुका है, ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। जो चीजें है, अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये कि सबसे पहले तो सर नीति आप लोगों ने लिख दिया, नीति सीधे लिखा तो क्या उसका कोई मतलब भी है, तो हाँ, अगर इंग्लिश में हम लोग बोले तो नीति को सीधा सीधा NITI लिखा जाता है, हम लोग हिंदी में तो वैसे लिख दिए थे नीति, ठीक है। तो ये है नीति आयोग। क्या है सर इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कई एग्जामों में ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताइए नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है। और जब चारों ऑप्शन सेम सेम मिलेंगे, एक एक वर्ड बस चेंज होंगे, उस समय पर फिर आप लोगों को ऑप्शन लगाने में दिक्कत होगी। तो साफ साफ 10-15 बार, मैं तो कहता हूं अभी वीडियो रोक कर 10-15 बार अपने मन में बोल लो। नहीं समझ आ रहा, नहीं बोल पा रहे हो तो मम्मी को रोको, मम्मी को बोलो, मम्मी देखो ये बताता हूं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छोटे भाई बहनों को बताओ, जबरदस्ती बताओ, ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन संस्थान। हिंदी में अगर आप याद करना चाहते हैं तो हिंदी में उसका मतलब है राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन संस्थान। क्या है सर, स्वरूप क्या है इसका, तो स्वरूप आप लोगों को पता है, मैंने बोला कि कार्यपालिक आदेश के द्वारा इसका गठन हुआ, इसलिए कार्यकारी है। और जब कार्यकारी है तो वैधानिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई अधिनियम तो हम लोगों ने लाया नहीं, तो उसको बोल देंगे हम लोग गैर वैधानिक। संविधान में नीति आयोग का कोई वर्णन नहीं है तो गैर संवैधानिक भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, मेन जो चीजें याद रखना है वो है कि कार्यकारी है। जब कार्यकारी होगा तो गैर जो वैधानिक तो होगा ही नहीं, और संवैधानिक भी नहीं होगा, तो गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक इसकी जो है, इसका जो स्वरूप है वो ऐसा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्या है, यह सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। थिंक टैंक है मतलब नीतियों के बारे में सोचता है, नीतियों के बारे में सरकार को सलाह देता है, वही काम करता है जो योजना आयोग करता था। योजना आयोग और नीति आयोग में कोई डिफरेंस है, नो डाउट, वो चीजें जब हम लोग इन दोनों के अंतर देखेंगे ना, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह भी वही काम कर रहा है, क्या काम करेगा, योजनाएं बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, भारत के जो विकास के जो लक्ष्य है उनको डिसाइड करेगा, उनके गोल को निर्धारित करेगा कि आने वाले 10 सालों में हमारे इतने गोल है, आने वाले 3 सालों में हमारे इतने गोल है, आने वाले 5 सालों में हमारे इतने गोल है। शिक्षा क्षेत्र के गोल अलग, कृषि क्षेत्र के गोल अलग, जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है उसके गोल अलग, इन सभी चीजों को। तो ये चीज आप लोगों को सीधे सीधे याद रखना है। क्या सीधे सीधे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक कौन है, वर्तमान में केंद्र सरकार का थिंक टैंक किसको कहा जाता है, ये सीधे सीधे प्रश्न बनता है। तो जब आप लोगों को नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मैंने बता दिया है तो आप लोगों को क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो कौन है जो वर्तमान में भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है, तो वो है नीति आयोग। भारत सरकार का थिंक टैंक जो काम क्या करता है, सोचने का काम करता है। क्या सोचेगा, सोचने का काम, सोचकर सलाह देने का काम करता है। क्या काम करेगा, तो यही सारी चीजें कि योजनाओं के बारे में कैसे लागू करना है, कौन सी योजना इस देश के लिए सही होगी, कैसे गोल हमें निर्धारित करना है, यही सारी चीजों के बारे में सोचेगा नीति आयोग। और सोचने के बाद सरकार को सलाह देने का काम करेगा क्या, नीति आयोग। ठीक है, ये चीज हो गई। नोट,
नोट वही, हमें पता है कि सर ना तो ये संवैधानिक है, संवैधानिक तो है ही नहीं क्योंकि कार्यकारी है, वैधानिक भी नहीं है क्योंकि कार्यकारी है, आदेश पर गठन कार्यकारी निकाय है, ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो नोट में कुछ डालने का कोई सेंस था ही नहीं इसको। ठीक है, अब जो चीज यहाँ पे आप लोगों को है ना, वो है सरकारी संघवाद, सहकारी संघवाद समझना है आप लोगों को कि इसकी जो प्रकृति है ना, वो केंद्रीय तत्व जो इसका है ना, वो है सहकारी संघवाद। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ठीक है, तो सहकारी संघवाद को आप लोग समझिए। सहकारी संघवाद का मतलब होता है साफ साफ, मतलब सहकारी संघवाद जो है वो सबको बराबरी माना जाता है। अभी जैसे अगर हम लोग देखें तो योजना आयोग और नीति आयोग में ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्या? क्योंकि योजना आयोग का जो सिद्धांत था ना, वो सहकारी संघवाद का नहीं था, और केंद्रीय जो नीति आयोग है उसका जो सिद्धांत है वो सहकारी संघवाद का सिद्धांत है। और सहकारी संघवाद के अंतर्गत कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो राज्य है, राज्य मतलब आप उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश ले सकते हैं कि कोई राज्य है और केंद्र है, केंद्र सरकार मतलब आप जानते हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मतलब केंद्र है, एक सेंट्रल होता है और एक राज्य। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होंगे वो क्षैतिज संबंध होंगे। क्षैतिज संबंध होंगे इसका मतलब कि कोई किसी के ऊपर नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर नहीं होगा, मतलब ना तो राज्य को ज्यादा मान्यता दी जाएगी केंद्र से और ना ही केंद्र को ज्यादा मान्यता दी जाएगी राज्य से, दोनों को बराबर, मतलब क्षैतिज संबंध दोनों के अंदर, दोनों के भीतर बनाए जाएंगे। राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य जो भी संबंध होंगे वो क्षैतिज संबंध होंगे। और जब सबको बराबरी का माना जाएगा, मतलब राज्य को भी बराबर माना जाएगा, केंद्र को भी बराबर माना जाएगा, लोगों की बराबर राय ली जाएगी, मतलब अगर कोई योजना बनानी है तो केंद्र को भी बुलाया जा रहा है कि आप आइए, आप जैसी योजना बोलेंगे वैसा बनाएंगे, मतलब ना तो केंद्र ऊपर है ना ही राज्य ऊपर है, दोनों के बीच जो संबंध है वो क्षैतिज संबंध है। तो ऐसे संबंध, जब ऐसे संबंध स्थापित होते हैं, तो ऐसे संबंध जहां पर स्थापित होते हैं तो वहां के सिद्धांतों को बोला जाता है सहकारी संघवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। तो सहकारी संघवाद आप लोग समझ आए। नीति आयोग और योजना आयोग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था ना, वो यही था कि योजना आयोग जो था ना, वो केंद्र को ऊपर मानता था, केंद्र को ऊपर मानता था, मतलब कि राज्यों की जो भूमिका थी जो योजना बनाने में, जैसे योजना आयोग का काम क्या था, योजना आयोग का काम था योजना बनाना, और योजना बनाना है तो अगर कोई योजना बनती है तो वो लागू कहां होगी, वो लागू इस देश के राज्यों में ही तो होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी राज्य में कोई योजना लागू हो रही है तो उस योजना में उस राज्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस योजना में, उस योजना को बनाने में उस राज्य के सीएम, उस राज्य के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उस देश की, उस राज्य की जनता के ऊपर वो जो योजनाएं हैं वो लागू होने वाली है। तो योजना आयोग का जो सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट था ना, वो यही था कि उसने जो राज्य है, राज्य के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया। राज्य का जो प्रतिनिधित्व था वो बहुत कम हुआ करता था योजना आयोग में। और नीति आयोग की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इसने सहकारी संघवाद को जो है वो बढ़ावा दिया और कहा कि राज्य अब केंद्र के बराबर ही मानिए, योजना जो भी बनाना है तो राज्यों को भी इनवाइट कीजिए, राज्यों के सीएम आएंगे, राज्य के जो भी यूनियन टेरिटरीज के जो उपराज्यपाल होते हैं या जो प्रशासक होते हैं वो आएंगे, सब लोग बैठकर योजना बनाएंगे, डिसाइड करेंगे आने वाले 10 सालों का गोल, आने वाले 15 सालों का गोल, आने वाले 7 सालों का गोल, ये सारी चीजें। तो सहकारी संघवाद समझ आया। सहकारी संघवाद का मतलब कि केंद्र और राज्य को समान दर्जा देना, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होना वो क्षैतिज संबंध होना, मतलब दोनों की राय मशवरा करके जो योजनाएं बनाई जाएगी, ये होता है सहकारी संघवाद। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। योजना आयोग में ये चीज नहीं थी, लेकिन नीति आयोग का जो सिद्धांत है वो सहकारी संघवाद का सिद्धांत है। यही सारी चीजें यहां पर यही लिखी हुई है। सहकारी संघवाद का मतलब यही है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध बनाएंगे। क्षैतिज संबंध बनाएंगे इसका मतलब यही है कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। सहकारी संघवाद की यह अवधारणा में स्पष्ट किया गया कि केंद्र और राज्य में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। सहकारी संघवाद का मतलब यही है कि राज्य और केंद्र में कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों समान है, ये बात बोल दी गई। ठीक है, उद्देश्य आप लोगों को पता है, नीति आयोग के उद्देश्य तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि योजना आयोग के जो उद्देश्य थे वही उद्देश्य जो है वो नीति आयोग के भी है, और सारी चीजें सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओके, तो यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है। उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लो। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने इतना समझाया है तो आप
को पता ही है, लेकिन ठीक है। उद्देश्य जो है वो पहला है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मतलब सरकार जो है वो कम समय के लिए ही भले ही क्यों ना आए, लेकिन जो अपना शासन है, जो अपने कार्य है, जो अपने लक्ष्य है, वो अधिकतम हो, वो मैक्सिमम हो, जो एफर्ट, जो मतलब अगर ऐसा कहते हैं ना कि कोई इंसान कम समय के लिए आता है लेकिन वो ज्यादा काम करके चले जाता है, तो ऐसा ही उद्देश्य है नीति आयोग का कि सरकार भले ही कम समय के लिए रहे लेकिन जो कार्य है, जो उद्देश्य है, जो गोल है वो अधिक होना चाहिए, जो शासन है वो अधिक होना चाहिए। तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है नीति आयोग का। सहकारी संघवाद के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सहकारी संघवाद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास को बढ़ावा देना, मतलब देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी बहुत कम होती थी, ठीक है। जो बैठक होती थी योजना आयोग की, उसमें राज्यों के सीएम, राज्यों के जो भी मंत्री है या यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक है उनको नहीं बुलाया जाता था। केंद्र सरकार के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा योजना बना दी जाती थी और राज्यों को बोल दिया जाता था कि इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये चीज गलत थी। इस चीज को आप खुद एनालाइज करोगे ना तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार कैसे, मतलब आप समझिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना और विकास को बढ़ाना, ये उद्देश्य है। ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए एक तंत्र का विकास करना, मतलब अब गांव के स्तर पर योजनाओं का विकास किया जाएगा कि जिस गांव में जो भी समस्याएं हैं वहां की समस्याओं को निपटाने के लिए वहां एक योजना बनाई जाएगी और एक ऐसे तंत्र का गठन किया जाएगा जो वहां की समस्याओं को वहां स्वयं योजना बनाकर क्या कर दे, वहां की समस्याओं का निराकरण कर दे। ये उद्देश्य है नीति आयोग के। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये होता है कि ऐसे गोल हम लोगों को निर्धारित करना है जो बहुत समय तक चले। ऐसा नहीं कि एक समय, मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे मेरा कहने का मतलब है ऐसे विकास से जो लंबे समय तक चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे ऐसे जो लंबे समय तक चलने वाले विकास के लिए, जैसे देखो एक एग्जांपल के तहत मैं बताऊं आपको कि जैसे मान के चलो कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा तेल निकल जाता है कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 2 सालों में उसका पूरा जो तेल है वो निकाल ले और मतलब सेल कर दे। हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर ये रहता है कि हमें आने वाले कई सालों तक, ताकि उसका सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर पाए, जो भी संसाधन हम लोगों को मिले हैं उनका सालों साल तक हम लोग यूज कर पाए। ऐसा नहीं हो कि एक साथ सब कुछ वो हो जाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति करने का ये उद्देश्य है उसका, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये वही चीजें हैं यार। मैंने बोला ना कि राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार का मानना यह है कि अगर एक राज्य मजबूत हो जाएगा, अगर एक राज्य समृद्ध हो जाएगा, अगर एक राज्य शक्तिशाली हो जाएगा, अगर एक राज्य जो है वो विकास में चरम सीमा पार कर देगा, तो ऑटोमेटिक ये देश, जब सारे राज्य विकसित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये देश जो है वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसी विचारधारा रखता है कौन? ऐसे विकास के गोल रखता है नीति आयोग, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें और क्या उद्देश्य है सर, तो वही ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना। ये चीज तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी क्या है, हाँ, प्रमुख हितधारक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शिक्षक, नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। छोटे छोटे गोल है, एक बार रीडिंग भी मार लोगे ना तो काम चल जाएगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग एक बार पढ़ लोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, जो चीजें समझाने लायक है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना। विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में तेजी लाना और अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। एक बार रीडिंग बस मार लीजिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और क्या है, तो अब नीति आयोग के सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग जो है कि नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब है कि जब भी नीति आयोग को ऐसा लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो अपने मार्गदर्शक सिद्धांत को देखेगा।
अगर मार्गदर्शक सिद्धांतों की पूर्ति, वो जो भी योजना बना रहा है, अगर वो योजना मार्गदर्शक सिद्धांतों की पूर्ति करता है, मतलब वो योजनाएं सही है। और वो मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? तो 7 ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत है। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? तो नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? वो है 7, जो उसका मार्गदर्शन करते हैं, नीति आयोग को योजना बनाने में मदद करते हैं। जब भी योजना बनाई जाती है नीति आयोग के द्वारा, तो इन 7 सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। अब कौन कौन से हैं? तो अंत्योदय। अंत्योदय इसका मतलब समझिए। अंत्योदय का मतलब होता है कि इस देश में सबसे आखिरी में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। लाभ पहुंचे का मतलब है, आज राजधानी, आज भोपाल से कोई योजना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोई योजना की घोषणा कर दी, लेकिन उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि दूर दराज किसी गांव में बैठे एक व्यक्ति, ठीक है, जिसका जो है वो प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं है, जिसका राजधानी से कोई संबंध नहीं है, वो कभी राजधानी नहीं आया हो, कभी भोपाल नहीं आया हो, वो अपना जीवन मस्त गांव में अपना व्यतीत कर रहा हो, मस्त बैठा हुआ है, लेकिन आपने जो योजना बनाई है उस योजना का जो लाभ है वो बैठे हुए उस आखिरी व्यक्ति तक अगर पहुंचती है तो माना जाता है कि अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब यही होता है कि अंत्योदय का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ, मतलब कतार में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, यही कहलाता है अंत्योदय। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें अभिशासन, अभिशासन का मतलब होता है सुशासन। सुशासन मतलब सरकार के द्वारा जो भी शासन चलाया जा रहा है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। सारी चीजें, जितना धन किसी योजना के लिए आवंटित हो तो वो पूरा का पूरा धन उस योजना में लगे। जितनी योजनाओं के लिए, मतलब जितने गोल हम लोगों ने योजनाओं के लिए डिसाइड किए हैं वो गोल जो है हम लोग पाले, तो ऐसा कहा जाता है कि सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन को ही अभिशासन कहा जाता है। तो ये जनसंख्या की लाभांश, मतलब जितनी भी जनसंख्या है सभी को लाभ मिले, मतलब योजनाओं का लाभ मिले। जन सहभागिता का मतलब योजना बनाने में या योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने में जन सहभागिता, मतलब लोगों की जो है वो सहयोग मिले, सहभागिता, जन सहभागिता ये कहलाती है। ग्रामीण विकास का मतलब होता है गांवों का विकास करना। ये उद्देश्य है किसका? नीति आयोग का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो है ग्रामीण विकास। समावेशिता और धारणीयता का मतलब ये होता है, धारणीयता का मतलब होता है कि लंबे समय तक धारण करने वाला विकास। मैंने वही चीज अभी बताई ना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि धारणीयता का मतलब वही होता है कि लंबे समय तक धारण करने वाला विकास। और समावेशिता का मतलब ये होता है, समावेशिता का मतलब होता है कि आप भी जानते हैं इस देश में कितने सारे लोग हैं। हर इंसान की जो मानसिक स्थिति है वो अलग है, हर इंसान की शारीरिक स्थिति अलग है, और हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग अलग एबिलिटीज है। ठीक है, तो इन सभी व्यक्तियों को एक मुख्य धारा में समावेश करके, एक मुख्य धारा में लाना, मतलब विकास की मुख्य धारा में इन सभी लोगों को लाना। कुछ लोग बहुत छोटे हैं, मतलब ये मान के चलिए कुछ लोग इस मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इन सभी लोगों को एक जगह समावेश करके क्या करना? विकास की मुख्य धारा में चलाना, ये कहलाती है समावेशिता। तो ये है नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत। कौन कौन से? अंत्योदय, अभिशासन, जनसांख्यिकी लाभांश, जन सहभागिता, ग्राम का विकास मतलब गांवों का विकास, धारणीयता या समावेशिता, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों में किसी सिद्धांत में आपको डाउट है तो आप बताइए। ठीक है, तो ये 7 सिद्धांत है आप लोगों के। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे संरचना, सदस्य देखेंगे, संरचना देखेंगे, सदस्य देखेंगे, और ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे क्या क्या काम करता है, और उसी के साथ हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। लगभग 20-25 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ समझाने वाली चीजें हैं, वो चीजें मैं समझा देता हूँ, बाकी तो सब पढ़ने वाली चीज है। ठीक है, आ जाइए। कहाँ आ जाइए? तो व्हाइट बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आ जाएंगे। सर आप इतने अच्छे से बुला रहे हो तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो संरचना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैसी होगी संरचना? तो संरचना, किसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? संरचना के बारे में बात कर रहे हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की, तो नीति आयोग की संरचना में बोला गया क्या? देखो इसको ना थोड़ा ऐसे कर देते हैं यार ऊपर, हाँ
ये हो गया। नीति आयोग की संरचना में बोला गया कि एक अध्यक्ष होगा, सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहला जो होगा वो एक अध्यक्ष होगा। कौन होगा, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष कौन होगा, इस देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है नीति आयोग अपने स्थान पर बना रहेगा, नीति आयोग अपने स्थान पर बना रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, मान के चलो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मान के चलो कल को अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाते हैं, तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेगा, पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि संरचना में जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री जो होगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष होगा, जैसे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा वैसे ही वो नीति आयोग का भी अध्यक्ष बन जाएगा। इसके बाद सर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी एक क्षेत्रीय समिति। क्षेत्रीय समिति, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक क्षेत्रीय समिति होगी, क्षेत्रीय समिति। और इस क्षेत्रीय समिति मतलब ऐसा रहता है कि किसी विशेष राज्यों के लिए, अगर किसी विशेष राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक क्षेत्रीय समिति बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व, 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि, ये लिख दे रहा हूं मैं प्रतिनिधि, ठीक है, इसमें होते हैं प्रतिनिधि, ये हो गए प्रतिनिधि। इसके बाद क्या होगी सर, इसके बाद होगी संचालन समिति। एक क्या होगी, एक होगी संचालन समिति। ये नाम आप लोगों को याद रख लेना है कि क्षेत्रीय समिति में कौन होते हैं, संचालन समिति में कौन होते हैं। तो क्षेत्रीय समिति में कौन होते हैं तो वो बता दिया मैंने। जिस क्षेत्र के लिए वो समिति बनेगी तो उस समिति में, उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य आएंगे उन राज्यों के प्रतिनिधि होंगे इस क्षेत्रीय समिति में। तो संचालन समिति की बात कर लो सर, तो संचालन समिति में कौन होंगे, तो संचालन समिति में होंगे इस देश में जितने भी राज्य है उन सभी राज्यों के सीएम, क्या, उन सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्य के सीएम, और साथ ही साथ, ठीक है, सभी राज्य मतलब जितने भी राज्य और जितनी भी यूनियन टेरिटरी में सीएम है। मतलब दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल है तो वो केजरीवाल यहीं पर आ गया सीएम में, ठीक है। जहां पर भी और सीएम है तो वहां के जो सीएम है वो यहां आ जाएंगे। और बाद में यूनियन टेरिटरी के क्या होंगे, प्रशासक या गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, प्रशासक, ये हो जाएंगे काय में सभी राज्यों के सीएम, और यूनियन टेरिटरी के प्रशासक जो होंगे वो हो जाएंगे संचालन समिति के सदस्य। इस संचालन समिति में ये लोग आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य मतलब विशेष रूप से विशेष सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे, पूर्णकालीन सदस्य होंगे। और पूर्णकालीन सदस्यों के बाद कौन होगा, देखो क्या क्या हो गया, विशेष आमंत्रित सदस्य हो गए, क्षेत्रीय संचालन समिति अध्यक्ष हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद होंगे उपाध्यक्ष, सीईओ, तो ठीक है, ये सारी चीजें तो होती ही होती है। पदेन सदस्य होंगे, पूर्णकालीन सदस्य होंगे और अंशकालीन सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी क्या टफ स्ट्रक्चर है, आप समझिए। जब 2-4 बार आप लोग नहीं पढ़ोगे ना इसको अपन छोटा कर देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हो गया ये। छोटा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। हाँ ये हो गया। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये सारी चीजें। अध्यक्ष जो होगा वो पीएम होगा। क्षेत्रीय समिति में जिस भी क्षेत्र के लिए वो क्षेत्रीय समिति बनेगी उस क्षेत्र में जितने भी राज्य आएंगे उन राज्यों के प्रतिनिधि इसमें होंगे। संचालन समिति में सभी राज्य के सीएम होंगे, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य में सीएम के द्वारा विशेषज्ञ सदस्य, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से जो विशेषज्ञ होंगे, जैसे चिकित्सक, कोई चिकित्सा क्षेत्र का विशेषज्ञ है, कोई शिक्षा क्षेत्र का विशेषज्ञ है, कोई स्वास्थ्य क्षेत्र का विशेषज्ञ है, कोई कृषि क्षेत्र का विशेषज्ञ है। तो उन विशेषज्ञों को यहां पर आमंत्रित किया जाएगा विशेष आमंत्रित सदस्यों में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पदेन सदस्य, क्या है, पदेन सदस्य।
पदेन, हाँ पदेन सदस्य, पदेन सदस्य का मतलब, हाँ पदेन सदस्य। तो इन पदेन सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा? तो इन पदेन सदस्यों को प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कितने पदेन सदस्य? 4 पदेन सदस्य। और ये 4 जो पदेन सदस्य है ना, वो कहां से आएंगे? तो वो आएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्री के 4 केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुछ सदस्य होंगे पूर्णकालीन जो पूरे समय पर काम करेंगे, पूर्णकालीन सदस्य। और कुछ सदस्य होंगे अंशकालीन सदस्य, कुछ समय के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा, तो अंशकालीन सदस्य। ठीक है, ये चीजें क्या आप लोगों को समझ आई? पूर्णकालीन सदस्य, अंशकालीन सदस्य, पदेन सदस्य, ये सारी चीजें ना एक दो बार, पहली बार में आप लोगों को क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करो, आप थोड़ा अच्छे से इसको एक बार देख लो। इसके बाद अगर क्या होगा, तो अध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष के बाद ही यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन, ब्लैक क्यों, रेड लेते हैं, रेड अलग लगेगा थोड़ा, रेड भी नहीं सर, येलो लो। ठीक है, तो ये हो गया येलो, और यहां से नीचे आ गए अपन यहां। ठीक है, तो एक होगा उपाध्यक्ष, और इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति भी करेगा कौन? पीएम जिस व्यक्ति को बोलेगा कि आओ नीति आयोग में उपाध्यक्ष बनो, तो वो बन जाएगा। ठीक है, फिर एक क्या होगा, एक सचिव सदस्य होगा जिसको सीईओ बोला जाएगा। सचिव सदस्य, एक सचिव सदस्य होगा जिसको सीईओ बोला जाएगा, नीति आयोग का सीईओ बोला जाएगा। और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। ये चीजें जो बोर्ड पर लिखी हुई है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं पाओगे। कहां? हर जगह इंपॉर्टेंट है। मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए नीति आयोग की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। तब अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो भी काम चल जाना है। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में आपसे पूछ सकता है कि बताइए नीति आयोग की संचालन समिति में कौन लोग सदस्य बनकर आते हैं, ये पूछ सकते हैं। बताइए नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं। ये संख्या जो लिखी हुई है ना, आप हल्के में ले रहे होंगे, तो ये याद रखना है आप लोगों को। 4 पदेन सदस्य होते हैं। बताइए नीति आयोग में पदेन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग में जो पदेन सदस्य होते हैं वो किस मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, ये पूछा जाएगा। हर चीज, इस बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखी हुई वो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। बाकी आप मेरी भावनाएं समझ ही चुके होंगे। ठीक है, पूछा जाएगा कि बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन बनेगा। बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो अब मेरा जो बताने का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो आप समझ ही चुके होंगे सारी चीजें। हेलो, हाँ, तो क्या आप ये सारी चीजें समझ गए? ये चीजें आप लोग समझ गए? इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ें। क्या आप लोग समझ चुके हैं? क्या एक बार और एक्सप्लेन कर दूं क्या? एक बार और, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसकी बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि नीति आयोग की जो संरचना है वो आप लोगों के सामने है। और संरचना में जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष होगा इस देश का प्रधानमंत्री। जब भी कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर एक उपाध्यक्ष होगा। इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। फिर क्षेत्रीय समिति होगी। क्षेत्रीय समिति का मतलब किसी अगर कोई विशेष क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, उसके लिए एक विशेष क्षेत्रीय समिति। तो अब आप मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट होंगे, उन स्टेट नॉर्थ ईस्ट की अगर कोई समिति बनती है, क्षेत्रीय समिति बनती है, तो उस क्षेत्र में जितने भी राज्य आ रहे हैं उन राज्यों के प्रतिनिधि होंगे किसमें? क्षेत्रीय समिति में। संचालन समिति की अगर हम लोग बात करें तो संचालन समिति में सभी राज्यों के सीएम, यूनियन टेरिटरी के सीएम, और जिन राज्यों में सीएम, जिन यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं है, उन यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट
गवर्नर है, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं है वहां अगर प्रशासक है तो वो प्रशासक यहां पर आकर बैठेगा संचालन समिति में और योजना बनाएगा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद सचिव सदस्य, ठीक है, आप जानते ही है सचिव स्तर का एक अधिकारी होगा जिसको सीईओ बोला जाएगा। फिर विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्यों में वो सभी सदस्य होंगे जो अपने किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली होगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई ख्याति प्राप्त कर लेता है, समाज सेवा में कोई ख्याति प्राप्त कर लेता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई औद्योगिक क्षेत्र में, हर अलग अलग क्षेत्र के जो लोगों को है यहाँ विशेष आमंत्रित सदस्यों में इनवाइट किया जाता है। उसके बाद पदेन सदस्यों की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों में से 4 केंद्रीय मंत्रियों को इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पदेन सदस्य के रूप में, नीति आयोग में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये बात है। कुछ सदस्य होंगे जो पूर्णकालीन सदस्य होंगे जो पूरा कार्य देखेंगे नीति आयोग का, और कुछ सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर अंशकालीन रूप में नियुक्त किया जाएगा। मतलब कभी कभी क्या वर्कलोड बढ़ जाता है तो लोगों को लगता है कि कुछ सदस्यों की और आवश्यकता है तो कुछ सदस्यों को अंशकालीन कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालीन, मतलब पूरा काम जो है नीति आयोग का वो देखते हैं। ये सारी चीजें हैं। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? अगर ये चीजें आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग आगे लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक, तो अब आगे कुछ मुझे बताना है नहीं, क्योंकि मैंने सारी जो चीजें हैं ना, जो मैंने सारी चीजें हैं मैंने वो व्हाइट बोर्ड पर समझा ही दिया हूं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। तो क्या है, हाँ, अध्यक्ष कौन होगा? इस देश का प्रधानमंत्री होगा। संचालन समिति मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि संचालन समिति में सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, क्षेत्रीय समिति 2 या 2 से अधिक राज्यों से निर्मित परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित, ठीक है, नामित जो भी व्यक्ति होंगे प्रतिनिधित्व होंगे। विशेष आमंत्रण में मैंने बताया विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर का एक व्यक्ति होगा जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा निश्चित कार्यकाल के लिए। पदेन सदस्य मैंने वही बताया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। ये थोड़ा आप ना गौर कर लीजिएगा, ये जो सर्कल लगा रहा हूं ना, थोड़ा गौर कर लीजिएगा कि पदेन सदस्य 4 होते हैं और जिसको नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। पूर्णकालीन सदस्य 4 राज्य, 4 जो होंगे, पूर्णकालीन सदस्य भी 4 होंगे। ये चीज मैंने शायद यहाँ बोर्ड पे नहीं बताया था, दिमाग से निकल गया होगा। तो पूर्णकालीन सदस्य की संख्या भी कितनी होगी? ये भी 4 होगी। और इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। अंशकालीन सदस्य 2 सदस्य होंगे जो आवश्यकता अनुसार उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या भी एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, 4 और 2, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो ये चीजें हो चुकी है। बाकी और क्या सर? 2 हब। क्या 2, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डिपार्टमेंट, नीति आयोग के अंतर्गत भी 2 शाखाएं हैं। जो 2 शाखाएं हैं उसमें से जो पहली शाखा है वो शाखा है टीम इंडिया हब। इसका काम, टीम इंडिया हब का काम है राज्य और केंद्र के बीच संबंध बनाना। राज्य और केंद्र के बीच जो है वो क्या करना? इंटरफेस का काम करती है। मतलब राज्य की बातें केंद्र तक पहुंचाना और केंद्र की बातें राज्य तक पहुंचाने का काम जो है वो नीति आयोग का जो एक प्रमुख, जो क्या बोलेंगे हम, शाखा बोलेंगे या डिपार्टमेंट, आप जो चाहे बोल दो। ठीक है, तो जो पहला हब है उसको बोला जाता है टीम इंडिया हब। ये काम करेगा, क्या काम करेगा? राज्यों की बात केंद्र तक पहुंचाएगा और केंद्र की बात राज्य तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका है? टीम इंडिया हब का ये काम है। उसके बाद जो दूसरी जो शाखा है ना, उसका नाम है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इस नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम है योजना बनाना, सोचना, कैसे जो गोल जो है वो निर्धारित करना, हमारे जो उद्देश्य है उनको निर्धारित करने का काम जो है वो किसका है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब का। ठीक है, थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। तो यही है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, तो ये चीजें समझ आई। थिंक टैंक मैंने आप लोगों को बताया ही। थिंक टैंक क्या होता है? आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है, तो वो नीति आयोग है। ठीक है, जो नीति आयोग है ना, ये एक चीज और याद रख लो, जो नीति आयोग है ना वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। वो अपने 3 दस्तावेज जारी करती है। 3 दस्तावेज जारी करती है का मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो रणनीति जो है ना, जो सबसे पहले जो है ना, जो लक्ष्य निर्धारित करती है वो 15 सालों का लक्ष्य। मतलब अगर आज नीति आयोग को योजना बनाने के लिए बोलेंगे तो वो आने वाले 15 सालों का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। लेकिन
अब 15 सालों का लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन जो रणनीति बनाएंगे वो आने वाले 7 सालों की रणनीति बनाई जाती है। और जो एक्शन लिया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है कि जो अभी जो काम करना है वो आने वाले 3 सालों के लिए काम करना है। मतलब ये 3 स्तरों पर वो काम करता है, 3 दस्तावेज जारी करता है। कैसे 15 साल का जो लक्ष्य है ये बताता है एक दस्तावेज जारी करके। फिर 7 वर्ष का मध्यम अवधि का रणनीति, मतलब 7 वर्ष के लिए हम लोगों की रणनीति क्या होगी। लक्ष्य तो बता दिया 15 साल का, लेकिन आने वाले 7 सालों का जो लक्ष्य को प्राप्त करने की जो रणनीति है वो 7 सालों की। और जो कार्य करना है तो वो 3 सालों के कार्यों के बारे में एक दस्तावेज जारी करता है। मतलब 3 तरीके के दस्तावेज जारी करता है। सबसे पहले दस्तावेज में बताता है कि आने वाले 15 साल में भारत जो सरकार है या जो नीति आयोग के जो उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे पहले तो बताएगा अपने लक्ष्य 15 साल के, फिर बताएगा कि अब हम बनाने जा रहे हैं रणनीति। लेकिन रणनीति क्या 15 साल की रणनीति बना लेंगे? तो नहीं, रणनीति बनाएंगे मात्र और मात्र 7 सालों की। अब 7 सालों की रणनीति बन गई, लेकिन अब आज इससे हमको काम करना चालू करना है। तो काम हम लोग 3 साल के उद्देश्य के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो छोटे छोटे जो गोल है वो बनकर अपने पूरे 15 साल का जो लक्ष्य है वो कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके की वो दस्तावेज जारी करता है कि बताता है कि 15 साल के हमारे लक्ष्य ये है, 7 साल की हमारी रणनीति ये है और 3 साल का हमारा कार्य एजेंडा, मतलब 3 साल में हमें ये कार्य कंप्लीट करना है। ये एजेंडा, ऐसे दस्तावेज जो है वो नीति आयोग जारी करता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि जानकारी आपको देनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या है भूमिका, कार्य, विशेषता आपको पता है। नीति निर्माण मतलब योजना बनाने का काम करता है, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, बता ही चुका हूं। मॉनिटरिंग करना, योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, जो भी नीति उसने बनाई है उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका मूल्यांकन करने का काम भी किसका है? नीति आयोग का। थिंक टैंक के रूप में काम करता है, बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, ज्ञान और नवोन्मेषण हब। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, कुछ बताने लायक नहीं है। ये चीजें मैं तो कहता हूं मत पढ़ना। नीति आयोग से संबंधित कुछ विभाग है। विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय 1954 में दिल्ली में स्थापित किया गया था, इससे संबंधित है। ठीक है, मतलब एक रीडिंग मार लेना, पढ़ना मत रटने मत बैठ जाना। ठीक है, एक है निलर्ड। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है, ये इसी के अंतर्गत एक विभाग है और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में दिल्ली। एक एक बार रीडिंग मार लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा, जो इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं बोल रहा हूं कि एक रीडिंग मार लेना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है, 2015 में चालू किया गया था अटल मिशन, अटल नवाचार मिशन। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब नई सोच को बढ़ावा देना। ठीक है, नए विचारों को बढ़ावा देना, ये अटल नवाचार मिशन का जो है वो उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है? नई सोच को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए क्या करना है? कार्यक्रम में अटल थिंक रिंग प्रयोगशाला स्कूलों में ये खोली जाएगी। कॉलेजों में इंक्यूबेटर्स, मतलब अटल इंक्यूबेटर्स सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, मैटर ऑफ चेंज स्टार्टअप, न्यू अटल इंडिया चैलेंज, अटल इम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर, इस तरीके के सेंटर खोले जाएंगे। नीति आयोग ने बोला कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए जाएंगे। ठीक है, पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो छोड़ सकते हो। नीति आयोग में अगर आप कम पढ़ने के आदि हो, मतलब अगर आप कम पढ़ना चाहते हो तो ये छोड़ देना। ठीक है, एक बार एक रीडिंग बस मार लेना, बस ये याद रख लेना कि अटल नवाचार मिशन, जो चीज याद रखने लायक है ना वो ये है कि अटल नवाचार मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आप लोगों को याद करना है 2015 में। और जो दूसरी चीज याद रखनी है, इसकी शुरुआत किसने करी, तो ये आपको याद रखना है नीति आयोग। प्री फैक्ट के हिसाब से इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दो चीज हो गई 2015 में, और 2015 के बाद अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 75 कार्यनीति, ये भी नीति आयोग की पहल है। तो क्या है? अभिनव भारत के लिए, अभिनव भारत के लिए नीति आयोग के द्वारा एक पहल चालू की गई जिसका नाम है 75 कार्यनीति। इसकी शुरुआत 2018 में, 19 दिसंबर 2018। फिर आप लोगों को डेट ही याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि 75 कार्यनीति किससे संबंधित है? नीति आयोग से संबंधित है। ठीक है, फिर बोला जाएगा कि कब इसकी स्थापना की गई, तो 19 दिसंबर 2018, ये याद रखना है। फिर बोला गया क्या है इस रणनीति का उद्देश्य की 41 क्षेत्रों का समावेशन कर उसका विकास करना, मतलब जितने भी अलग अलग क्षेत्र पर जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी 41 क्षेत्रों का समावेशन करना और उनके विकास पर ध्यान देना या उन पर बल देना है, ये उद्देश्य है 75 कार्यनीति का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इसमें क्या याद रखोगे, नीति आयोग से इसका संबंध है, डेट याद रखना 2018। इसमें क्या याद रखोगे, अटल नवाचार मिशन में, अटल नवाचार मिशन में याद रखोगे 2015 में नीति आयोग से संबंध, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो ये याद रखना कि योजना आयोग के जो प्लान होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो काम कैसे करता है, तो वो ऐसे काम करता है। कैसे काम करता है, विजन स्ट्रैटेजी, विजन स्ट्रैटेजी और एक्शन, ठीक है, 3 तरीके से काम करता है। विजन, पहला विजन, दूसरा स्ट्रैटेजी और तीसरा जो है वो है एक्शन, ठीक है, ऐसे काम करता है नीति आयोग। बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो क्या बोलोगे। पहला क्या करेगा, विजन दिखाएगा, विजन दिखाएगा, लोगों को बताएगा कि ये हमारे विजन है, फिर उसके लिए रणनीति स्ट्रैटेजी बनाएगा, फिर उसके लिए एक्शन करेगा। तो क्या है, विजन कितने सालों को बनाएगा, विजन बनाएगा 15 सालों का। कितने सालों का, 15 सालों का विजन बनाएगा, लक्ष्य जो निर्धारित करेगा 15 सालों का। स्ट्रैटेजी जो रणनीति है वो कितने सालों के लिए, तो रणनीति बनाएगा 7 सालों के लिए, और जो एक्शन लेगा ना, जो काम करना स्टार्ट करेगा वो 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए काम करना स्टार्ट करेगा। ये चीजें है विजन स्ट्रेटजी एक्शन, ये काम करने का तरीका है कार्यनीति का। सबसे पहले 15 साल का विजन दिखाएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा 7 सालों की, और 3 साल का जो है वो क्या करेगा, एक्शन लेगा 3 सालों के कार्य पे, ठीक है। बाकी अन्य तथ्यों की अगर हम लोग बात करें तो पहले अध्यक्ष आप लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब नीति आयोग का गठन किया गया उस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो नरेंद्र जो मोदी जी है वो है पहले अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वही है। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें जिनको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नियुक्त किया गया था, उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। प्रथम सीईओ की बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो सीईओ बनाए गए थे वो सीईओ थे अमिताभ कांत, और वर्तमान में जो है ना वो अभी बदल गए हैं। अब उनका नाम जो है ये है वर्तमान परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है, परमेश्वरन अय्यर, वर्तमान सीईओ, ठीक है। वर्तमान सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। सिंधु श्री खुल्लर का नाम याद रखना है, ठीक है। अमिताभ कांत का नाम याद रखना है। उपाध्यक्ष की बात अगर हम लोग करें, देखो हाँ, उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये सारी चीजें तो ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें, हाँ, उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे वर्तमान की संरचना में, लेकिन नहीं, अभी जो है बदल गए हैं, और इनका नाम जो है वो क्या है, श्री सुमन बैरी। ये नाम आप लोग एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इनका फोटो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आपके दिमाग में जो है ना वो इमेज बन जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लेके तो आया हूँ, लेकिन मैं सुमन बेरी जी क्योंकि अपडेटेड नहीं थी तो मैंने सीधे सिर्फ नाम लिखा हुआ है। ये राजीव कुमार जी की फोटो है, नरेंद्र मोदी जी को आप जानते ही है, और ये है अमिताभ कांत ठीक है। तो इनके जगह अमिताभ कांत जी के जगह परमेश्वरन अय्यर जी आ गए हैं, और यहाँ पर राजीव कुमार जी के जगह पर कौन आ गए हैं, श्री सुमन बैरी जी आ गए हैं। इसके बाद पदेन सदस्य वही मंत्रिमंडल के 4 मंत्री जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, उनमें वर्तमान में कौन है, तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। फिर हम लोग अगर बात करें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी इस जो नीति आयोग है उसके पदेन सदस्य के रूप में वर्तमान में नीति आयोग में विराजमान है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पूर्णकालीन सदस्यों में अगर हम लोग बात करें तो बीके सारस्वत, ये नाम आपको याद रखना है, जो कि एक वैज्ञानिक है। विनोद कुमार पॉल स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ है। रमेश चंद्र जी जो है वो कृषि विशेषज्ञ है। ये हो गए हमारे पूर्णकालीन सदस्य। विशेष आमंत्रण पर मैंने बताया आपको कि विशेष आमंत्रण पर किसको किसको बुलाया गया है, तो विशेष आमंत्रण पर बुलाया गया है नितिन गडकरी जी को, पीयूष गोयल जी को, वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। ये 5 मंत्री जो है वो विशेष आमंत्रण पर नीति आयोग में विराजमान है। इसके बाद जो अंतर है, सारी चीजें अंतर आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अंतर देख लीजिए। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में जो अंतर है वो ये है कि देखो, योजना आयोग क्या है, योजना आयोग ने अभी तक पिछले 50-60 सालों में जो काम किया वो एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम किया, हालांकि उसको संवैधानिक निकाय का दर्जा नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने जो काम किया वो संवैधानिक मतलब निर्णय लेना, सारी चीजें, बल्कि यह एक कार्यकारी निकाय था। इसका काम होना चाहिए था कि यह सिर्फ सलाह दे,
ये सरकार को क्या करे, ये सरकार को सिर्फ सलाह दे, लेकिन इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया। ये सारी चीजें समिति विशेषज्ञता पर निर्भरता, समिति विशेषज्ञता मतलब समिति बनाना, हर चीज के लिए समिति बनाना, उसकी विशेषज्ञता पर निर्भरता। इसमें वार्षिक योजना बैठक में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी, मतलब राज्यों की भागीदारी, मैंने आप लोगों को बताया है कि राज्यों की भागीदारी, क्योंकि सहकारी संघवाद पर आधारित नहीं था, इसलिए राज्यों की भागीदारी जो थी रहती थी वो बहुत कम रहती थी। सचिवों को सामान्य प्रक्रिया से नियुक्त किया जाता था। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यह है कि ऊपर केंद्र सरकार ने कोई योजना लागू कर दी, मतलब ये टॉप पर है कौन, केंद्र सरकार को टॉप पर माना, और डाउन नीचे जो है वो किसको माना, स्टेट को माना। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि यहां से केंद्र सरकार ने कोई योजना लागू कर दी तो स्टेट को उसको लागू करना पड़ेगा, मतलब स्टेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसे बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। और नीति आयोग का आप लोगों को पता ही है, नीति आयोग में जो राज्य है उनको बुलाया जाता है, राज्य के द्वारा योजनाएं बनवाई जाती है। और नीति आयोग का तो उद्देश्य ये कि जब एक राज्य सशक्त हो जाएगा, जब सारे राज्य शक्तिशाली समृद्ध हो जाएंगे तो ये देश जो है वो ऑटोमेटिक शक्तिशाली और समृद्ध हो जाएगा, ये नीति आयोग का उद्देश्य है। तो नीति आयोग जो है ना वो डाउन टू अप चलता है, डाउन टू अप ये अप्रोच है उसकी, कि नीचे के लोग योजना में इनकी भागीदारी हो तो देश ऑटोमेटिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, डाउन टू अप। और इसका जो है वो टॉप टू डाउन, टॉप डाउन ये अप्रोच है योजना आयोग की। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे सारी चीजें। राज्यों के लिए नीति भी बनाता था, धन भी आवंटित करता था, धन आवंटित करने की शक्ति। अब आप समझिए कि एक कार्यकारी निकाय अन्य मंत्रालयों को अन्य योजनाओं के लिए धन आवंटित कर रहा है, क्यों, कैसे, तो ये इतनी बड़ी शक्ति इसके पास थी कि धन आवंटित करने की शक्ति। क्योंकि आपको भी पता है संचित निधि से धन निकालने के लिए कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। संसद में धन विधेयक आता है, उसको पास किया जाता है, उसके बाद संचित निधि से पैसा निकलता है। लेकिन ये जो योजना आयोग था इसके पास धन आवंटित करने की शक्तियां थी। किसके लिए, राज्यों के लिए जो नीतियां बनाता तो था, और साथ में परियोजनाओं के लिए धन भी आवंटित करने की शक्ति थी किसके पास, योजना आयोग के पास। ऐसी शक्ति अब नीति आयोग के पास नहीं है। तो ये एक मुख्य अंतर आप मान सकते हैं कि योजना आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति थी, लेकिन नीति आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसी शक्तियां है, सिर्फ और सिर्फ शक्तियां है सलाहकारी शक्तियां। ठीक है, तो ये हो गई मंत्रालय, ये सारी चीजें हो गई, धन आवंटित वाली चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक, एक सलाहकार के रूप में काम करता है। थिंक टैंक मतलब सोचता है और सलाह देने का काम करता है। सदस्य की व्यापक विशेषज्ञता मतलब सदस्यों की विशेषज्ञता, यहां पर समितियों की विशेषज्ञता पर ध्यान दिया था, यहां पर सदस्यों की विशेषज्ञता पर बल दिया गया। सहकारी संघवाद पर काम करता है, मतलब राज्यों को समान अधिकार दिया गया। ये चीज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। हाँ, इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब जो प्रधानमंत्री द्वारा सचिव, वहां पर सचिव को ऐसे ही नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। बॉटम अप अप्रोच, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो केवल एक वित्त मंत्री में निहित होता है। ठीक है, कंपोजिट। अब देखो नीति आयोग के पास, नीति आयोग जो है ना, जब से नीति आयोग का गठन हुआ है उसके बाद उसने कुछ सूचकांक भी जारी किए हैं, उसने कुछ रिपोर्ट भी जारी करी है। जो रिपोर्ट है, जो मुख्य है, एक है, पहला है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कि कौन सा राज्य कितना वाटर जो जल का है वो प्रबंधन कर पा रहा है, वाटर का मैनेजमेंट कर पा रहा है, तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एक ये हो गया स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद डाटा गवर्नेंस इंडेक्स। इतने सारे इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाता है। एकमात्र क्वेश्चन आपसे बन सकता है, या तो क्वेश्चन बनेगा करंट में आप लोग पढ़ोगे कि भारत नवाचार सूचकांक में मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है, भारत नवाचार सूचकांक में राजस्थान की रैंक कितनी है, या एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है, पहला राज्य कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन इन सभी इंडेक्स से बनते हैं। लेकिन जो सबसे यहां पर जो आप लोगों को जो क्वेश्चन तैयार करना है ना, वो क्वेश्चन ये तैयार करना है कि एकमात्र क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बताइए भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है।
तो वहां पर आप लोगों को याद आना चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इन सभी जितने भी इंडेक्स यहाँ पर दिखे हुए हैं, उन सभी इंडेक्स का जो संबंध है वो नीति आयोग, इन इंडेक्सों को जो जारी करता है वो नीति आयोग। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक क्वेश्चन अगर तैयार करना चाहते हैं ना, तो वो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि डाटा गवर्नेंस इंडेक्स को तैयार कौन करता है? नीति आयोग। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को तैयार कौन करता है? नीति आयोग। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को तैयार कौन करता है? नीति आयोग। यही एकमात्र क्वेश्चन यहां बनेगा। बाकी जो रैंकिंग वाले जो सवाल है, जो करंट के जो मुद्दे हैं, वो करंट अफेयर में आप लोगों के आ जाएंगे। बाकी जो जो चीज यहां मुझे बतानी थी वो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसी के साथ हम लोगों का नीति आयोग भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से नीति आयोग समझ आया होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं और सारी चीजें। रिप्लाई अगर नहीं देता हूं तो नेक्स्ट क्लास में हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम ओरिजिनल आपकी सेवा में हमेशा बना रहेगा। एग्जाम ओरिजिनल्स ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है, उसको एनहेंस करने का जो काम करेगा वो एग्जाम ओरिजिनल करेगा। एक बार आप लोग इसीलिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? उसके लिए आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल का चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना जरूर भूले ना। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, इसके बाद हम लोगों का एकमात्र टॉपिक जो हम लोगों को बचता है वो है मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। उसको भी हम लोग एक दो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम लोगों की यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए आप लोग बने रहिए एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी चैनल पर। मैं तारेंद्र बेले इसी समय पर, इसी वक्त आप लोगों से मुलाकात करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऐप पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।